केरल फेसबुक प्रैंक मजाक मजाक में चली गई। 3 जान एक सच्ची घटना की विश्वसनीय कहानी। दोस्तों, आपने कभी ना कभी फेसबुक तो जरूर चलाया होगा और शायद अब भी फेसबुक उसे करते ही होंगे। लोग फेसबुक का इस्तेमाल फ्रेंड्स बनाने, मजे और मजाक करने के लिए भी करते हैं। फेसबुक के माध्यम से एक मजाक साल 2020 में केरल के गांव में भी हुआ था। वैसे तो यह एक मामूली फेसबुक फ्रेंड था, मगर आप ये सुनकर हिल जाएंगे कि इस मामूली प्रैंक के चक्कर में एक दो नहीं, बल्कि तीन तीन लोगों की जान चली गई थी। आपने सही सुना, मामूली फेसबुक मजाक के चक्कर में 3 जानें गई थीं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि फेसबुक प्रैंक 3 लोगों की मौत का सबब बनता है? जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। आज की वीडियो में हम आपको मजाक की एक ऐसी दास्तान सुनने जा रहे हैं जिसका अंजाम बहुत ही खौफनाक होता है। इतना खौफनाक कि पूरी कहानी जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी अगर नहीं मिस करना चाहते। ऐसी कहानियां तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी केरल के कोल्लम जिले के डाकवण विटोकले गांव में रहने वाले विष्णु के परिवार की है। 10वीं पास करने के बाद विष्णु आईटीआई से एक कोर्स करता है और कम धाम में लग जाता है। जब विष्णु की उम्र 21 साल थी, तभी इसकी मुलाकात रेशमा नाम की एक लड़की से होती है। इस मुलाकात के समय रेशमा 10वीं क्लास में पढ़कर रही थी। रेशमा विष्णु के बड़े भाई रंजीत की पत्नी आर्य और विष्णु की भांजी ग्रीष्म की दोस्ती। ये तीनों हम उम्र ही थीं और इन तीनों ने एक ही स्कूल में पढ़ की थी, क्योंकि रेशमा की दोस्ती विष्णु की भाभी आर्य और भांजी करिश्मा से थी। इस कारण रेशमा अक्सर अपनी दोस्तों से मिलने इनके घर आया करती थी। आने जाने के क्रम में ही विष्णु की नज़र रेशमा पर पड़ती है और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। आगे चलकर दोनों शादी का भी फैसला करते हैं। 2017 में बड़ी धूमधाम से विष्णु और रेशमा की शादी भी हो जाती है। रेशमा की शादी से आर्य और ग्रीष्म भी काफी खुश होती हैं और रिश्ते के बंधन में बांधने के बाद इन तीनों की दोस्ती भी पहले से कई ज्यादा मजबूत हो जाती है और हंसते खेलते किस तरह समय कट जाता है पता भी नहीं चल पाता है। शादी के बाद रेशमा मैन भी बनती है और पहली संतान के रूप में एक बेटी को जन्म देती है। इसके बाद अगले कुछ महीने भी बड़े अच्छे से बीते हैं, मगर एक समय बाद रेशमा और विष्णु के रिश्तों में कुछ कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। कड़वाहट आने की वजह परिवार में बेटी का जन्म होना नहीं, बल्कि घर में एंड्रॉयड फोन का आना था। दरअसल पहले रेशमा सिंपल मोबाइल या पति का मोबाइल उसे किया करती थी, मगर पत्नी की डिमांड पर कुछ महीने पहले विष्णु उसे एंड्रॉयड मोबाइल लाकर देता है। एंड्रॉयड मोबाइल मिलते ही रेशमा उसमें इतनी ज्यादा खो जाती है कि परिवार के दूसरे कामों में उसका ध्यान भटकाने लगता है और धीरे धीरे रेशमा मोबाइल की ही आदी हो जाती है। विष्णु को रेशमा की यह हरकत पसंद नहीं आती है और वो दिन भर मोबाइल उसे करने की आदत की वजह से रेशमा को ठोकना शुरू कर देता है। बस यहीं से रेशमा और विष्णु में आए दिन लड़ाइयां होने लगती हैं। इन सब के बावजूद रेशमा मोबाइल चलाना नहीं छोड़ती है। ऐसा होते होते महीना 2 महीना बीत जाता है, यहाँ तक कि साल भी बदल जाता है, मगर रेशमा की आदत बदलने की वजह और बिगड़ी चली जाती है। ऐसा लगने लगता है मानो रेशमा को मोबाइल का नशा हो गया हो। अब साल ए चुका था 2020। विष्णु और रेशमा के रिश्ते सुधारने की बजाय बिगड़ने ही जा रहे। 2020 में ही एक दिन विष्णु के कुछ दोस्त विष्णु को फोन करते हैं कि हमने तुम्हारी पत्नी रेशमा को वर्कला में देखा है। वर्कला विष्णु के घर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक मशहूर बीच टूरिस्ट डेस्टिनेशन था। जब विष्णु को पता चलता है उसकी पत्नी वर्कला गई है, तो वो थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि यह पहली बार था जब रेशमा घर के बाहर कहीं गई थी और उसने अपने पति को नहीं बताया था। इसीलिए तुरंत विष्णु रेशमा को फोन करता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो। इस पर रेशमा कहती है कि दरअसल बेटी घर में परेशान कर रही थी, इसीलिए मैं उसे लेकर बाहर घूमने गई हूं। फोन पर ही विष्णु और रेशमा की थोड़ी बहुत बहस होती है। हालांकि जल्द ही बातचीत नॉर्मल हो जाती है और विष्णु अपनी बाइक लेकर रेशमा को परिवार नाम की जगह पर रिसीव करने चला जाता है, जहां रेशमा बस से उतरती है। यहां से दोनों घर चले जाते हैं, क्योंकि साल 2020 में कोरोना हमारी बड़े स्टार पर फैली हुई थी और कम धंधे भी बुरी तरीके से बंद हो गए, जिसका असर विष्णु पर भी आता है और उसे भी कम मिलना बंद हो जाता है। हालत इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि विष्णु को अपना घर तक बेचना पड़ता है। घर बेचने के बाद विष्णु अपनी पत्नी रेशमा को लेकर अपने ससुराल यानी रेशमा के घर रहने चला जाता है। रेशमा के पिता का नाम सुदर्शन पिल्लई ही था, जो पेशे से एक कारपेंटर दिया परिवार के साथ परिवार के पास में ही हो जाई कोट्टू नाम की जगह पर रहते तब विष्णु और रेशमा भी यही रहने लगते हैं। अब साल ए चुका था, 2001 की तारीख थी 5 जनवरी 2021। हर दिन की तरह रेशमा के पिता सुदर्शन पिल्लई सुबह सुबह उठाते हैं और नहाने के बाद पूजा करने के लिए पास के मंदिर में चले जाते हैं। जब वो मंदिर से वापस आ रहे होते हैं, तभी उन्हें पास वाले ही खेत से कुछ आवाज सुनाई देती है। वह आसपास नजर दौड़ते हैं, मगर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता है।
फिर वह आवाज का पीछा करते हुए कुछ कदम आगे जाते हैं तो जो नजर उन्हें दिखता है वो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि पास में सूखे पत्तों का ढेर है और उसके नीचे से ही किसी के रोने की आवाज आ रही है। वह तुरंत कुछ ही दूरी पर टहल रहे अपने दामाद विष्णु को आवाज देते हैं और तुरंत अपने पास बुलाते हैं। विष्णु भी भगत हुआ वहां पर बताता है और फिर अपने हाथों से पत्तों को हटाकर देखता है तो वो भी बिल्कुल शौक रह जाता है। पत्तों के ढेर के नीचे एक नवजात था। देखने से लग रहा था कि इस बच्चे का जन्म अभी अभी हुआ है। शायद किसी ने जन्म के तुरंत बाद इस बच्चे को यहाँ लाकर फेंक दिया है। अभी इन लोगों के पास इतना समय नहीं था कि सवाल का जवाब ढूंढना जाए कि यह बच्चा किसका है या इस बच्चे को यहाँ किसने फेंका है। विष्णु तुरंत उसे बच्चे को बड़ी सावधानी से वहां से उठाता है और उठाकर घर की तरफ भागते हुए आता है। मिली नवजात एक लड़की थी जो बेहद कमजोर थी और उसकी हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। यहां तक कि उसे बच्ची का गर्भनल भी अब तक नहीं काटा गया था। सुदर्शन पिल्लई अपने हाथों से ही गर्भनाल को काटते हैं और तुरंत बच्चे को कपड़े में लपेटेते हैं क्योंकि उसे नवजात की हालत बहुत गंभीर लग रही थी। इसलिए बिना समय गवाई विष्णु उसे बच्ची को लेकर तिरुवनंतपुरम के श्री अवित्तम थिरुनल हॉस्पिटल चला जाता है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद विष्णु इस बात की खबर पुलिस को भी दे देता है जो कि नवजात दिखने में काफी कमजोर लग रही थी। उसका वजन भी सामान्य से कम ही था। ऊपर से लावारिस हालत में पड़े होने की वजह से उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई थी। इसीलिए अस्पताल में लाने के बावजूद नवजात की हालत तेजी से बिगड़ी ही जाती है और कुछ ही घंटे बाद उसकी मौत हो जाती है। बच्चे की मौत की बात पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग जाती है कि आखिर इस मासूम सी बच्ची के साथ इतनी कुर्ता किसने की है। पुलिस को शक था कि शायद घर में बेटी के जन्म लेने की वजह से किसी ने उसे मासूम को लावारिस हालत में फेंक दिया होगा। एक आशंका ये भी जताई जाती है कि शायद किसी ने नाजायज रिश्ते को छुपाने के लिए झूठी इज्जत के खातिर बच्ची को बेसहारा फेंककर उसकी जान ले ली है। इसलिए पुलिस अब एक कातिल की तलाश में लग जाती है। इधर विष्णु और उसके ससुर में पड़ी एक बच्ची को उठाकर न सिर्फ उसका अच्छे से ख्याल रखा था बल्कि अस्पताल पहुंचने हुए एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका भी निभाई थी। इसलिए स्थानीय लोग इन दोनों की खूब प्रशंसा करते हैं। कुछ स्थानीय पत्रकार भी वहां जमा हो जाते हैं जो इन लोगों से बात करते हैं। रेशमा भी वहां पर मौजूद पत्रकारों को बताती है कि हान उनके परिवार वालों ने ही नवजात बच्ची को खेत से बचाकर अस्पताल पहुंचा है जो कि बच्ची अब इस दुनिया से जा चुकी थी। इसलिए पुलिस पूरा फोकस बच्ची के कातिल को ढूंढने पर लगती है। मगर कई दिन बीत जाते हैं, कहीं से कोई भी ब्लू नहीं मिलता है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है कि क्या आप में से किसी ने भी गांव के अंदर किसी बाहरी या अनजान लोगों को आते देखा है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी बाहरी व्यक्ति के गांव में प्रवेश करने की पुष्टि नहीं करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गांव के ही किसी व्यक्ति ने इस बच्ची को बाहर फेंका हो। लेकिन पुलिस को यहां भी सफलता नहीं मिलती है। जब पुलिस की हर जांच फैल हो जाती है तो आखिर में पुलिस बच्चे का डीएनए जांच करवाने का फैसला करती है। वह बच्ची किसकी हो सकती है, इस बात का पता लगाने के लिए सभी कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद मेडिकल टीम गांव और आसपास में रहने वाले नौजवान लड़के लड़कियों का डीएनए सैंपल कलेक्ट करती हैं। आसपास रहने वाली बाकी लोगों के साथ साथ इस बच्ची को अस्पताल तक पहुंचने वाले विष्णु और उसकी पत्नी रेशमा का भी डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जाता है। अगर यह पता लगा लिया जाए कि बच्ची किसकी थी तो इस बात का भी पता लगाना आसान हो जाएगा कि उसे बच्ची का कातिल कौन है। डीएनए सैंपल लेने के बाद यह मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाता है क्योंकि अमूमन डीएनए रिजल्ट आने में खासकर सरकारी विभाग में काफी समय लग जाता है। इसलिए पुलिस भी अगला कदम उठाने से पहले डीएनए रिजल्ट का इंतजार करने लगती है। इधर रेशमा और विष्णु के बीच मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर होने वाली लड़ाइयां पहले की तरह ही जारी थीं। यहां तक कि बाइट कुछ हफ्तों में इन दोनों के बीच कड़वाहट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दिन विष्णु रेशमा का मोबाइल तोड़ देता है, जो कि विष्णु की जॉब जा चुकी थी और उसके पास कोई कम नहीं था। इसीलिए वो रोजगार की तलाश में विदेश जाने का फैसला करता है और किस्मत से बहुत जल्दी उसे मौका भी मिल जाता है। फरवरी महीने में वो कम करने अबू धाबी चला जाता है। हालांकि वहां जाने से पहले वो अपनी पत्नी को नया फोन भी दिला देता है। अब 2021 की जून का महीना ए चुका था। लावारिस हालत में मिली बच्ची के माता पिता का पता लगाने के लिए कलेक्ट किए गए डीएनए सैंपल को जांच में बेचने के 5 महीने बाद फाइनली पुलिस को इस केस में बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। पुलिस को पता चलता है कि गांव से जो डीएनए सैंपल कलेक्ट किए गए उसमें से एक कपल से बच्ची का डीएनए मिला है, मगर जिनसे डीएनए मिलता है वो कल्पना से परे होता है। बच्ची का डीएनए रेशमा और विष्णु से मिलता है। सुदर्शन पिल्लई के घर जाती है। जब पुलिस रेशमा के परिवार वालों को बताती है कि आपकी बेटी रेशमा और दामाद विष्णु के डीएनए से ही बच्ची का डीएनए पूरी तरह मैच हो रहा है और मेडिकल जांच के आधार पर रेशमा उसे बच्ची की मैन है, तो वहां पर मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है और कुछ लोग हंसने भी लगते हैं। वो कहते हैं कि रेशमा पिछले कई महीना से हमारे ही घर में रह रही है। अगर इस दौरान वह गर्भवती होती
तो भला परिवार में कैसे किसी को पता नहीं चलता? और अगर यह बच्चा उसका होता भी तो उसे बच्चे को बाहर फेंकने की जरूरत क्या थी? रेशमा की मैन भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि उसकी बेटी की बस एक बेटी है जो 3 साल की हो चुकी है, और उसके बाद से रेशमा को उसने कभी भी गर्भवती देखा ही नहीं है। पुलिस वालों को यह भी याद दिलाया जाता है कि जिस दिन बच्ची लावारिस हालत में मिली थी उसे दिन आप लोगों ने भी रेशमा को बाहर ही देखा था। रेशमा ने कुछ स्थानीय पत्रकारों से बच्ची के मिलने की घटना के बारे में बात भी की थी। रेशमा के परिवार वालों की बातों में कहीं से कोई झूठ नहीं था, मगर दूसरी तरफ डीएनए थी जो चिपचाई कर रही थी कि बच्चे की बायोलॉजिकल मां रेशमा है। सभी तत्व सामने आने के बाद पुलिस वालों को लगता है कि शायद जांच में कोई गड़बड़ी हुई होगी, इसलिए फिर से जांच करवाने का फैसला किया जाता है और दोबारा भी रिजल्ट पहले जैसा ही आता है। अब पुलिस को लगने लगता है कि कुछ तो डाल में जरूर कला है, इसलिए 22 जुलाई 2021 को पुलिस सीधे रेशमा को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। अब जो पुलिस पूछताछ में आगे खुलासा होता है वह यकीन से परे होता है। जब पुलिस शक्ति से पूछताछ पर उतरती है तो रेशमा स्वीकार करती है कि दरअसल उसे बच्चे को उसी ने 5 जनवरी 2021 की सुबह जन्म दिया था और सबकी नजरों से बच बचाकर उसे पास के खेत में जाकर पत्तों के नीचे छुपा दिया था। पुलिस सबसे पहले यह जानने की कोशिश करती है कि आखिर रेशमा ने ऐसा क्यों किया। इस पर रेशमा जो खुलासा करती है वह बेहद चौंकाने वाला था। रेशमा बताती है कि हाथ में एंड्रॉयड आने के बाद वो अपना फेसबुक अकाउंट बनाती है। यही लगभग 1.5 साल पहले फेसबुक पर आनंदू नाम के एक लड़के से उसकी दोस्ती हुई थी। दोस्ती होने के बाद धीरे धीरे आनंदू और रेशमा में काफी बातें होने लगती हैं। रेशमा जो दिन भर मोबाइल पर चिपकी रहती थी उसकी वजह यह थी कि वो दिन भर फेसबुक के जरिए अपने कथित बॉयफ्रेंड से चैट किया करती थी। हालांकि विष्णु को कभी भी इस बात की भनक नहीं लग पाई कि उसकी पत्नी फेसबुक पर किसी लड़के से बात कर रही है। बातचीत के दौरान ही रेशमा फेसबुक वाले दोस्त को प्यार करने लगती है। वह दोस्त भी कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूं। जब दोनों हाथ से ज्यादा एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं तो एक दिन रेशमा बताती भी है कि वह शादीशुदा है। इस पर उसका फेसबुक बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे फिर भी शादी कर लूंगा। शादी का प्लान फाइनल करने से पहले रेशमा बॉयफ्रेंड से मिलने को कहती है और वो राजी हो जाता है। मिलने की जगह तय करने के बाद एक दिन रेशमा अपने साथ बेटी को लेकर घूमने के बहाने घर से निकलती है, मगर उसे दिन उसका बॉयफ्रेंड आनंदू नहीं पता है। रेशमा पूछताछ के दौरान आगे बताती है कि वो एक दिन आनंदू को बताती है कि मैं गर्भवती हो गई हूं। इस पर आनंदू कहता है कि मैं तुम्हें शादीशुदा स्वीकार तो कर सकता हूं, मगर एक बच्ची के साथ तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम उसे बच्चे के जन्म लेते ही उसे खत्म कर देना, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। इसलिए जैसे ही बच्चे का जन्म होता है आनंद के कहे अनुसार चुपचाप रेशमा उसे पास के खेत में मरने के लिए फेंक देती है। इस बात से अंजन की वो खेत में पड़ी बच्ची उसी की है। विष्णु खेत से उसे उठाता है और अस्पताल तक पहुंचना है। इधर पत्नी की गिरफ्तार की खबर होते ही उसका पति विष्णु भी अब्बू ढाबी से वापस आ जाता है। भारत आते ही विष्णु भी पुलिस स्टेशन जाता है जहां उससे भी पूछताछ शुरू होती है। अब विष्णु जो दावा करता है वह और भी हैरान करने वाला होता है। विष्णु कहता है कि वो हमेशा अपनी पत्नी के बताती रहता था, मगर कभी उसे ऐसा नहीं उसकी पत्नी गर्भवती है। विष्णु यहां तक कहता है कि जिस सुबह यानी 5 जनवरी की सुबह बच्ची मिली थी उससे 2 दिन पहले हम दोनों साथ में मंदिर गए, तो मगर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि रेशमा गर्भ होती है। इतना ही नहीं, जब 4 जनवरी की रात विष्णु काम से वापस आया था तो रेशमा नहीं, रात के 11 बजे दरवाजा खोला था। जब रेशमा से विष्णु के इन दावों के बारे में पूछा गया तो रेशमा कहती है कि विष्णु सच बोल रहा है, मैंने कभी भी उसे गर्भवती होने की बात नहीं बताई, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि इस बच्चे के जन्म लेते ही मैं उसे दुनिया की नजरों से छिपाकर मार दूंगी, फिर अंडों के साथ दूसरी शादी कर लूंगी। रेशमा यह भी बताती है कि उसने बच्ची को जन्म देने के बाद छोड़ तो दिया, मगर उसके बाद से आनंदू से ही उसकी बहुत कम बात हुई है। वह बताती है कि हमने कई बार मिलने का प्लान भी बनाया, मगर मिलने का प्लान अब तक कई बार अंतिम चरण में कैंसिल हो चुका है, ये कंफर्म होने बाद कि वह बच्चा रेशमा का ही था। अब आपके जहां में एक सवाल ये रहा होगा कि आखिर रेशमा की गर्भवती होने की जानकारी परिवार में, यहां तक कि उसके पति को भी कैसे नहीं हुई, तो इसका जवाब हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल चलिए इस कहानी में आए अब तक के सबसे बड़े ट्विस्ट के बारे में बताते हैं। डीएनए जांच और रेशमा के बयान से बिल्कुल साफ हो गया था कि वो बच्चा रेशमा और विष्णु का ही था। उसे बच्चे को मरने के लिए रेशमा ने ही छोड़ा था। विष्णु का उसमें कोई हाथ नहीं था, बल्कि रेशमा ने ये सब कुछ अपने कथित बॉयफ्रेंड आनंदू के कहने पर किया था। मतलब रेशमा के जून में आनंदू भी बराबर का गुनहगार था। इसलिए पुलिस अब रेशमा के फेसबुक बॉयफ्रेंड आनंदू का पता लगाने में लग जाती है, जो कि अब तक रेशमा आनंदू से सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के जरिए ही बात कर रही थी। किसी ने आनंदू को देखा ही नहीं था, इसलिए पुलिस के पास आनंदू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी।
फेसबुक ही एकमात्र सहारा था। इसीलिए पुलिस की साइबर सेल आनंदू नाम की शख्स प्रोफाइल का पता लगाने में जुट जाती है, मगर कहीं से कोई जानकारी हाथ नहीं लगती है। आनंदू नाम के सैकड़ों फेसबुक अकाउंट खोल लिए जाते हैं, मगर रेशमा के आनंदू का कोई आता पता नहीं चलता है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुलिस को पता चलता है कि रेशमा जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रही है वो उसकी जेठानी और उसकी स्कूल के ज़माने की दोस्त आर्य के नाम पर है। आर्य के बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि वो विष्णु के बड़े भाई की पत्नी है। जांच पड़ताल के दौरान ये भी पता चलता है कि एक मोबाइल जो कभी रेशमा उसे करती थी वह भी आर्य ही उसे कर रही है। पुलिस को लगता है कि शायद रेशमा के पुराने मोबाइल से उसके कठिन बॉयफ्रेंड आनंदू का कुछ पता लग सकता है। इसीलिए पुलिस अब पूछताछ के लिए आर्य को नोटिस जारी करती है और उसे 24 जुलाई को मोबाइल के साथ थाने में आने को कहा जाता है। मगर यह क्या, 24 जुलाई 2021 को आर्य अचानक दिन दहाड़े गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि आर्य के साथ ग्रीष्म भी गायब है। ग्रीष्म के बारे में भी हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ग्रीष्म भी रेशमा के स्कूल के समय की सहेली और उसके पति विष्णु की भांजी थी। पुलिस से पहला केस पूरी तरीके से सॉल्व भी नहीं हुआ था कि अभी यह नई मुश्किल उनके सामने आ गई थी। अब इन दो लापता लड़कियों को खोजने के लिए पुलिस लग जाती है। जांच की शुरुआत आर्य और ग्रीष्म के घर से ही होती है। खोजबीन के दौरान ही पुलिस को ग्रीष्म का लिखा एक नोट मिलता है। नोट में बस यह लिखा हुआ था कि मैं नहीं चाहती कि बच्चों की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया जाए। अब ये एक लाइन का नोट इस पूरे केस में पुलिस के लिए बड़ा बेच था। पुलिस समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर इस पूरे केस से ग्रीष्म का क्या लेना देना है। अब पुलिस अपनी जांच और तेज कर देती है और आसपास के सीसीटीवी कंगाल जाते हैं। एक जगह सीसीटीवी फुटेज में आर्य और ग्रीष्म साथ में दिखाई देती हैं। दिन भर इन दोनों की खोजबीन जारी रहती है, मगर कोई कामयाबी नहीं मिलती है। अगले दिन यानी 25 जुलाई 2021 को पुलिस को खबर मिलती है कि पास के ही आइटिकारा नदी में दो लड़कियों की लाश है। आनन फानन में पुलिस वहां जाती है और नदी से लाश को निकलवाया जाता है। इन दोनों लड़कियों की पहचान 23 साल की आर्य और 19 साल की ग्रीष्म के तौर पर की जाती है। पोस्टमार्टम में इन दोनों से किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती की पुष्टि नहीं होती है और ना ही शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान। द पोस्टमार्टम में मौत की वजह डूबने को बताया जाता है। यह मामला सुसाइड का ही लग रहा था। अब ऐसे में नया सवाल यह था कि आखिर इन दोनों ने एक साथ सुसाइड क्यों कर लिया और इस पूरे केस से उनका क्या लेना देना था। जब पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलती है तो जो खुलासा होता है वह और भी हिलाने वाला होता है। पुलिस पूछताछ के दौरान रेशमा और आर्य के साथ यानी विष्णु की मैन बताती हैं कि कल ही आर्य ने मुझे बताया था कि कभी ग्रीष्म ने ही आनंदू नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई थी और अपनी मामी यानी रेशमा से मजाक करने के लिए उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी और फिर आनंदू बंद कर उससे बात करने लगी थी। कुछ दिनों बाद ग्रीष्म फर्जी अकाउंट के बारे में अपनी बड़ी मामी यानी आर्य को भी बताती हैं और फिर आर्य और ग्रीष्म मिलकर बस रेशमा के साथ मजाक करने के लिए महीना तक उससे आनंदू बनकर प्यार भारी बातें और प्यार का नाटक करती रहती हैं। आगे जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि ग्रीष्म का कोई बॉयफ्रेंड भी है। कुछ और जानकारी निकलने के उद्देश्य से अब पुलिस ग्रीष्म के बॉयफ्रेंड से पूछताछ करती है तो वो भी बताता है कि कुछ ही दिन पहले ही करिश्मा ने उसे बताया था कि वो आनंदू नाम से एक फेसबुक आईडी बनाकर कई महीना से रेशमा से बात कर रही है। रेशमा आनंदू के प्यार में पागल है। पूछताछ में खुलासा होता है कि वो ग्रीष्म ही थी जिसे आनंदू समझकर रेशमा अपने गर्भवती होने की बात बताती है। इसी के बाद आनंदू बनी ग्रीष्म कहती है कि अगर मुझसे शादी करनी है तो बच्चे को जन्म लेते ही मार दो। बस इसी के बाद रेशमा बच्चे को जन्म देते ही मार देती है। कुल मिलाकर रेशमा यही समझती रही कि वो किसी आनंदू नाम के लड़के से बात कर रही है, जबकि वास्तव में वो उसकी जेठानी आर्य और भांजी करिश्मा थी। आनंद तो बस एक कल्पना मात्रा था। जब रेशमा की गिरफ्तारी के 2 दिनों बाद पूछताछ के लिए आर्य को भी हाजिर होने के लिए कहा जाता है तो आर्य और ग्रीष्म दोनों बुरी तरीके से डर जाती हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब नवजात बच्ची के कत्ल का इल्जाम इन्हीं के सर पे आएगा और इन्हें ही सजा मिलेगी, क्योंकि इन्होंने ही आनंदू बनकर रेशमा से बच्चे को मरने के लिए कहा था। बस इसी डर से दोनों लड़कियां नदी में कूद कर आत्महत्या कर लेती हैं, जबकि पुलिस ने सिर्फ रेशमा के पुराने मोबाइल के संबंध में पूछना करने और उसे मोबाइल को जांच में शामिल करने के लिए आर्य को पेश होने का ऑर्डर दिया था। चलिए अब हम आपको उसे सवाल का जवाब देते हैं जो अब भी आपके दिमाग में कौन रहा होगा। क्या यह संभव है कि कोई महिला 9 महीने तक गर्भवती रहे और उसे बारे में किसी को पता न चले, और तो और वो अकेले ही बच्ची को जन्म भी दे दे? दरअसल पुलिस पूछताछ के दौरान रेशमा की मैन और उसका पति भी बताता है कि पिछले कई महीना से रेशमा सिर्फ बहुत ही ढीले ढल्ले कपड़े पहना करती थी। ऐसा रेशमा अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए करती थी। इसके अलावा रेशमा के पास से एक डमी टॉकिंग बेल्ट भी बरामद हुआ है।
वो अक्सर यह बेल्ट लगाकर रखती थी ताकि किसी को भी उसका उभरा हुआ पेट ना दिखाई दे। इसके अलावा मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो यह भी संभव है कि कोई महिला 9 महीने तक गर्भवती रहे और उसके शरीर में कोई बदलाव ही ना हो। यहाँ तक कि कई बार तो बच्चे के जन्म से चंद्र घंटे पहले पता चलता है कि महिला गर्भवती है। इस स्थिति को मेडिकल साइंस में क्रिप्टिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। प्रेगनेंसी थी इसलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति को, यहाँ तक उसके पति को भी उसके गर्भवती होने का पता नहीं चला। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी में कई बार तो ऐसा होता है कि मैन बनने वाली महिला को भी प्रेगनेंसी की फीलिंग्स तक नहीं हो पाती हैं। 2019 में एक ऑस्ट्रेलियन मॉडल एरॉन लैंग्वेज ने भी खुलासा किया था कि अचानक से उन्हें पेट में दर्द हुआ और कुछ ही घंटे बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, जबकि उससे पहले उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो गर्भवती है। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी की घटना बेहद ही दुर्लभ है, फिर भी ऐसे मामले समय पर आते रहते हैं। इसके अलावा कई बार अधिक वजनी या बेहद फिट महिला में भी प्रेगनेंसी का पता नहीं लग पाता है। शायद यही सब वो वजह रही जिस कारण किसी को भी रेशमा की प्रेगनेंसी का पता नहीं चला। अगर मान लेते हैं कि यह क्रिप्टेड प्रेगनेंसी थी तो कम से कम प्रसव के दौरान तो उसे दर्द हुआ ही होगा। अकेले प्रसव करना लगभग नामुमकिन सा होता है, फिर रेशमा ने यह कैसे किया होगा? इसका आसपास जवाब ही नहीं पाया। यहाँ हम बस इतना कह सकते हैं कि शायद रेशमा फेसबुक बॉयफ्रेंड आनंदू के प्यार में पागल थी और उसी पागलपन में उसने अकेले ही बच्चे को जन्म भी दे दिया और उसे अपने ही हाथों से मरने के लिए छोड़ भी दिया। या फिर रेशमा ने यह सब कुछ अदृश्य आनंदू के प्यार की ताकत के सहारे कर लिया। एक सवाल यह भी उठाता है कि भले ही रेशमा यह नहीं जानती थी कि असल में आनंदू है ही नहीं, उसके साथ मजाक हो रहा है, मगर करिश्मा और आर्य को तो सच्चाई पता थी, तो इसके बावजूद दोनों ने रेशमा के बच्चे के जन्म लेते ही उसे मरने को क्यों कहा दिया? दरअसल परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह रेशमा की प्रेगनेंसी का पता आर्य और ग्रीष्म को भी नहीं चलता है। इस कारण ग्रीष्म और आर्य को लगता है कि रेशमा प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोल रही है, इसलिए दोनों मजाक जारी रखते हुए रेशमा से बच्चे को जन्म लेने के बाद मरने के लिए कहा देते हैं, क्योंकि रेशमा ने सच में बच्चे को जन्म देने के बाद मरने के लिए छोड़ दिया था और बच्चे की मौत के बाद पुलिस कातिल की तलाश में थी। इसलिए रेशमा की गिरफ्तारी और पुलिस की नोटिस के बाद आर्य और ग्रीष्म को राज खुलने का डर सताने लगता है और दोनों डर के मारे आत्महत्या कर लेती हैं। इधर रेशमा भी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है, वहीं उसका पूरा परिवार इस मजाक की कीमत चुका रहा है। इस पूरे केस को इस क्षेत्र के एसीपीवाई निजामुद्दीन खुद ही हैंडल कर रहे थे और उन्हें की ईमानदार कोशिशें का नतीजा रहा कि इस मजाक के खौफनाक अंजाम से पर्दा उठ पाया और उसे नवजात की कातिल मैन का पता चल पाया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी नज़र में इस केस में सबसे बड़ा दोषी कौन है, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर तो जरूर करें, ताकि बाकी लोग भी इस कहानी से सबक ले सके और कभी आर्य करिश्मा जैसी गलती ना करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दूसरी घटनाओं की सच्ची कहानी जानने के लिए हमारे साथ